नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 37। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 36 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 37 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 22 मई, 5 जून, 28 फरवरी, 16 सितंबर। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, विश्व पर्यावरण दिवस। जो काफी बार ऐसे दिवस बता रहा हूं जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रख लेना। दूसरा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सारे भाई लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। काफी इंपोर्टेंट बात है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सारे इंपोर्टेंट पर्सन है। एक भी पर्सन, हाँ जी, एक भी पर्सन फालतू नहीं है। जो पर्सन वही करा रहा हूं जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। एक और दिवस काफी बार रिपीट होता है, क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे सारे प्यारे भावी फौजियों को याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। लो जी, मैंने क्या बताया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। लो जी, सारे इंपोर्टेंट दिवस आपको याद करने हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे लाडले फौजियों। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न, आग लगाने वाले प्रश्न। देखिए, विलहेल्म रॉन्टेजन ने आविष्कार किया था। ऑप्शन देखते हैं, रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का और AK-47 का। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। देखिए, विलहेल्म रॉन्टेजन ने किसका आविष्कार किया है? एक्सरे मशीन का। किसका? एक्सरे मशीन का या एक्सरे किरणों का। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया? काफी धमाकेदार वाले प्रश्न देता हूं आपको। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। अरे किसने किया? मार्कोनी ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने। अरे किसने किया? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, मैंने क्या बताया कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने।
AK-47 का आविष्कार किसने किया? काफी इंपोर्टेंट पर्सन, आग लगाने वाला पर्सन। AK-47 का आविष्कार किया था मिखाइल कलाश्निकोव ने। मिखाइल कलाश्निकोव, याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। क्या? AK-47 का आविष्कार किसने किया? मिखाइल कलाश्निकोव। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। जैसे फेसबुक का जनक कौन है, ये भी याद रखना है। कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं आपको। फेसबुक का जनक है दोस्तों मार्क जकरबर्ग। अरे कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, मार्क जकरबर्ग। और पेटीएम का आविष्कार किसने किया? काफी इंपोर्टेंट बात, पेटीएम का आविष्कार किसने किया? विजय शेखर शर्मा ने। पेटीएम का आविष्कार किसने किया? विजय शेखर शर्मा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, पेटीएम का आविष्कार किसने किया? विजय शेखर शर्मा। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? ऑप्शन देखते हैं, सामान्य जुखाम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप और एड्स। देखिए, काफी बार आपने सुना होगा, एक तो होता है संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होते हैं दोस्तों असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, जैसे दो बेटे हैं गोलू और मोलू। कौन बेटे हैं? दो, गोलू और मोलू। यहां भी दो बेटे हैं गोलू और मोलू। अगर एक मान लीजिए कोई रोग गोलू के हो रहा है, अगर वो मोलू में फैल जाता है और मोलू वाला रोग गोलू में फैल जाता है, तो वो रोग है संक्रामक। संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो गोलू का रोग मोलू में फैला और मोलू का रोग गोलू में फैला। और असंक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग, जैसे मान लीजिए ये गोलू है और ये मोलू है, ठीक है, यहाँ भी गोलू है और यहाँ मोलू है। गोलू के कोई रोग हो रहा है, लेकिन मोलू अगर पास में आके चिपक भी गया, कुछ भी कर लिया, लेकिन मोलू के कुछ नहीं हुआ, और मोलू अगर गोलू के चिपक गया तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है असंक्रामक। इसका मतलब है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। सर संक्रामक रोग, हाँ जी, देखिए, एक तो जुखाम, किसी भी आप जुखाम वाले व्यक्ति के साथ बैठ जाओ, आप तुरंत में है ना लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। जुखाम हो गया। निमोनिया भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, हाँ जी, और आपके जो एड्स है वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो ये संक्रामक रोग है, और भी बहुत सारे, जैसे टीबी है, ये भी एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। असंक्रामक रोग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे नहीं कि गोलू का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मोलू आके उसके पास में बैठा तो मोलू का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, ठीक है, वो एक असंक्रामक रोग है। इसके अलावा कैंसर, ठीक है, अगर मान लीजिए गोलू के कैंसर हो जाती है तो मोलू मिलने आता है, तो कभी भी मोलू गोलू के साथ बैठेगा तो मोलू के कभी भी कैंसर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, कि कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है। दूसरा, एलर्जी, एलर्जी भी एक असंक्रामक रोग है। एलर्जी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अब वो जरूरी है कि कहीं किसी को देख लेते हो भाई साहब उसकी बीपी हाई हो जाती है, तो एलर्जी हो जाती है ना एक दूसरे के देखने से, वैसे एलर्जी एक असंक्रामक रोग है। ठीक है, एलर्जी किससे के जो एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति है उसके साथ बैठने से, खाना खाने से कभी भी एलर्जी नहीं होती है। तो देखो, एलर्जी, कैंसर और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो ये रोग कौन से हो जाएंगे? असंक्रामक। और संक्रामक का मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो यहाँ जो जुखाम है ये एक संक्रामक रोग है। और कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। निमोनिया भी एक कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, और उच्च रक्तचाप ये कौन सा रोग है? असंक्रामक रोग है। ठीक है, और एड्स है ये भी कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अब हमारे को प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उच्च रक्तचाप। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, एड्स एक वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, एड्स का रोगजनक होता है HIV। और ये भी याद रख लेना, जो एड्स रोग होता है इसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो आपको पूछेगा कि बताइए एड्स रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है।
लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों। दोस्तों एक भी पर्सन इस बार गलत नहीं होने दूंगा। आपका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है और किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए और साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। ईमानदारी से सभी बच्चे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बच्चों को जोड़ो और सभी स्टूडेंट का भला होना चाहिए। दोस्तों एक अच्छा मैटर सभी स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 रीड करते हैं। वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रस्टस और ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए वनस्पति शास्त्र को बोलते हैं इंग्लिश में बोटनी। अरे क्या बोलते हैं? बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति शास्त्र, या बोटनी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अरे किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। तो ये पूछा है कि बोटनी का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि बोटनी या वनस्पति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को। तो याद रखना है 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक आता है, आपने सुना होगा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान जिसे इंग्लिश में, हाँ जी, प्राणी विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी। और जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है? केवल और केवल प्राणियों का अध्ययन होता है। अरे किसका अध्ययन होता है? प्राणियों का। और प्राणी विज्ञान या जूलॉजी का पिता कौन है? दोस्तों अरस्तु है। कौन है रे? अरस्तु है। याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात। देखिए आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक कौन है? हाँ जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रख लेना, आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। जैसे मान लीजिए ये गोलू है और ये कौन है? मोलू है। अब मान लीजिए क्या है कि गोलू मोलू दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अब कई बोल रहे हैं सर गोलू मोलू दोनों तो मेल ही हैं। अरे तेरे को क्या दिक्कत है? मान ले, तू मान ले बस कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो मान लीजिए जो गोलू है और जो मोलू है, अब मान लीजिए दोनों का बचपन का प्यार था और दोनों में शादी हो गई। हाँ जी, अब शादी होगी तो माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो मान लीजिए गोलू का बचपन में है ना टांग टूट गई थी। अब शादी होने के बाद में जब माहौल बनेगा तो बच्चे होंगे, तो क्या मोलू के टूटा हुआ बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। तो लेमार्क साहब ने यही बताया था कि जो भी अपन जीवन में लक्षण उपार्जित करते हैं ना वो वंशागत होते हैं। ऐसा नहीं होता लेमार्क साहब, तो उनका ये सिद्धांत है बिल्कुल खारिज हो गया कि कभी भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। ऐसे तो माहौल बन जाएगा चारों तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। नेक्स्ट देखिए डार्विन, हाँ जी, इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। याद कर लेना, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था दोस्तों लेमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों। पर्सन संख्या 5 है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का और टंगस्टन का। तो याद रखना है कि जो बिजली के बल्ब का जो तंतु या फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है, ये किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टंगस्टन का जो परमाणु, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है पहले तो ये बता देता हूँ, W होता है। और इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितने होते हैं ये भी बता देता हूँ। याद रख लेना भाई सारा। परमाणु क्रमांक होता है 76। टंगस्टन का कितना होता है? 76। ये भी याद रख लेना। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है टंगस्टन। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? टंगस्टन होती है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन होती है। याद कर लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन। मतलब इसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कितना होता है टंगस्टन का गलनांक ये भी याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है। देखिए कई बुक में है ना 3400 दे रखा है, कई बुक में 3600। तो आपको याद रखना है जो दोस्तों क्या याद रखना है? 3400 से 3600 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल मध्य में याद रखना है, ठीक है। इसी रेंज में आंसर आएगा आपका 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए काफी इंपोर्टेंट, आपको क्या बताया मैंने कि जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का प्रतीक W और टंगस्टन की परमाणु संख्या 76 और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन। कितना होता है? 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस।
अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट, लोहे का गलनांक भी पूछा जाता है आपको कि लोहे का गलनांक कितना होता है। ठीक है, लोहे को गलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भी याद रख लेना, जो तांबा होता है, जो तांबा या कॉपर होता है, इसका गलनांक कितना होता है। इस बार ये आया था, ठीक है, हाँ जी, काफी सेंटर के अंदर जो पेपर लगा था, हाँ जी, उसके अंदर ये आया था कि तांबे का गलनांक कितना होता है। तो याद कर लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको इंपोर्टेंट ये बातें बताई कि जो टंगस्टन है इसका गलनांक होता है 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, और तांबे या कॉपर का होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, पर्सन संख्या 6 है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर और फेदोमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, कि वायु की गति किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात कि वायु की गति किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अब देखिए काफी इंपोर्टेंट बात, क्या, हाँ जी सर ये बैरोमीटर क्या काम आता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। और ये हाइड्रोमीटर क्या काम में आता है? तो काफी इंपोर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण कौन सा होता है दोस्तों? याद रख लेना, हाइड्रोमीटर। अरे क्या होता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है। और समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण, समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण वो कौन सा होता है? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण फेदोमीटर, और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण हाइड्रोमीटर, और वायु की गति मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर, और वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला उपकरण बैरोमीटर। लो जी, सल्टा दिया, समेट दिया, लपेट दिया और पेल दिया। ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों। देखिए, कोनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। ऑप्शन देखते हैं, आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से और शैवाल से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कुनेन दवा है ये मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है, और ये एक आवर्तबीजी पादप से प्राप्त होती है, उसका नाम है सिनकोना। अरे क्या है? सिनकोना एक आवर्तबीजी पादप है, और इस पादप की किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। कौन सी दवा? हाँ जी, कुनेन दवा, जो मलेरिया के लिए काम में ली जाती है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना। जो मलेरिया रोग होता है ना दोस्तों, जो मलेरिया रोग होता है इसे जूड़ी बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? जूड़ी बुखार। क्या बोलते हैं? जूड़ी बुखार। तो आपको एग्जाम में पूछे, बताइए जूड़ी बुखार किस रोग का अन्य नाम है? मलेरिया का अन्य नाम है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अरे कौन सा सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव की वजह से। तो याद रख लेना, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और ये भी याद रख लेना, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। और मलेरिया का रोगजनक क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। अरे क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये तो रोगवाहक है। ठीक है, क्या है? रोगवाहक है, जबकि रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, पर्सन संख्या 8 मेरे जिगर के टुकड़ों, पर्सन संख्या 8 है। देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन है? ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो देखिए, इसके अंदर जो साइटोकाइनिन है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन है। सर साइटोकाइनिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, ये पादप के अंदर कोशिका विभाजन में मदद करता है। और किस में मदद करता है? कोशिका विभाजन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? याद रखना, अग्नाशय या पैंक्रियाज के द्वारा। अग्नाशय या पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है।
और ये भी याद रख लेना, क्या इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, या जिसे हम शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके अंदर मधुमेह, डायबिटीज या शुगर नामक रोग हो जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय या पेंक्रियाज के द्वारा। और अग्नाशय शरीर के अंदर पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यह थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। अरे थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, देखिए, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। तो दोस्तों देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को मैं शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन कराता हूं। देखिए, आपने सुना होगा, एक तो होता है पराग कण। क्या होता है? पराग कण। देखिए, शब्द बिल्कुल सेम से हैं, लेकिन इनको अंतर आपको समझना पड़ेगा। एक तो होते हैं परागकण। जो परागकण होते हैं ये पादपों के अंदर नर युग्मक होते हैं। अरे क्या होते हैं? नर युग्मक। ठीक है, पादपों का नर युग्मक कौन होता है? परागकण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे अरे मनुष्य के अंदर नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। वैसे पादपों में नर युग्मक क्या होता है? परागकण। एक होता है परागण। एक क्या होता है? परागण। ठीक है, परागण, काफी इंपॉर्टेंट बात, परागण होता है। एक क्रिया होती है परागण, एक होती है परागकण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो परागकण का अध्ययन, जो पादपों के अंदर नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जो पादपों के अंदर नर युग्मक होते हैं, इनका अध्ययन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पेलिनोलॉजी। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे बी हो जाएगा। अब आपको मैं ये समझा रहा था, देखिए, एक तो होता है क्या? परागकण, जिसे क्या बोलते हैं? नर युग्मक। एक होता है परागण। एक क्या होता है? परागण। ठीक है, क्या बताया मैंने? एक तो परागकण, गे आ रहा है बीच में, यहाँ गे गायब हो गया। ठीक है, तो परागकण होते हैं नर युग्मक, और परागण का मतलब होता है कि परागकणों का, क्या बताया मैंने? परागकणों का पादपों में, देखिए मैं लिख देता हूं, पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण होना। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि पादपों में परागकण का नर भाग से मादा भाग में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। और ये सबसे ज्यादा पादपों के अंदर होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के अंदर निषेचन होता है। ठीक है, यहां भी देखिए, जैसे ये एक मेल प्लांट है। अरे ये कौन है? मेल प्लांट। इसके हाथ चौड़े कर देते हैं अपन। ठीक है, ये मेल प्लांट है। ठीक है, और ये है फीमेल। ठीक है, यस या नो? ये क्या है? फीमेल है। अब देखो भाई साहब, ये आपस में आके कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मेल प्लांट है, जो नर पादप है, ठीक है, जो नर पादप है वो क्या उत्पन्न करेगा? परागकण। अरे क्या उत्पन्न करेगा? परागकण। ठीक है, परागकण। ठीक है, और ये भाई साहब लेने के लिए तैयार बैठी है। अब भाई साहब ये परागकण बना दिया, अब बोला है कि भाई साहब मैंने तो बना दिया। अब ये मादा, अब दोनों में बात होती है आपस में, क्या बनाया? परागकण बनाया। अरे क्या बनाया? मैंने दोबारा मैं लिख देता हूं आपको, देखो इसने क्या बनाया? परागकण बनाया। ठीक है, परागण बना लिया, परागकण बना लिया। और ये इसको बोलता है कि भाई साहब मैं तो तैयार हो गया, मैं तो कि ले के, तो बोला ना। ठीक है, तो भाई साहब परागकण ले हुआ कि ना। ठीक है, कि आजा भाई साहब, कि मक्खियां हूँ अब बूटर, कि ना भाई। तो वो क्या करेंगे? जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना, कीट आते हैं, सबसे समझ में आई बात। तो ये कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार में इनमें गंध पाई जाती है पादपों के अंदर। तो जैसे कीड़े मकोड़े या कीट बैठेंगे इस पे, ठीक है, तो ये परागकण इस पे ऊपर चिपक जाएंगे, फिर ये मादा के पास जाएंगे। अब मादा के पास ऐसे ही कौन आएगा भाई साहब? ठीक है, तो ये बड़ी ऐसे बिल्कुल कलरफुल माहौल में रहती है मादा प्लांट। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सुगंधशील, ऐसे आकर्षित जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो होते हैं। अब भाई साहब कीड़ा या कीट पतंगे उसको आकर्षित होने के लिए, ठीक है, मकरंद स्रावित करते हैं ये, तो ये आकर बैठ जाते हैं और परागकण इसमें आ गया। अब ये बोलेगा आ गया क्या? वो बिल्कुल आ गया भाई साहब। ठीक है, तो ये जो परागकण का नर पादप से मादा पादप के अंदर जो स्थानांतरण है, यही तो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? परागण। और परागण क्रिया के द्वारा ही पादपों के अंदर जो युग्मक हैं, ठीक है, उनका स्थानांतरण होता है। और जो परागण क्रिया है ये सर्वाधिक किसके द्वारा की जाती है? कीटों के द्वारा। ठीक है, और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है?
ठीक है, याद रख लेना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अरे कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं? कीट। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। और कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट पर्सन मैंने समझा दिए दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे पोमोलॉजी, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, जबकि इंपोर्टेंट बात है कि जैसे बात करते हैं कवक, कवक या फंजाई, कवक या फंजाई, कवक या फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक या फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। ऑप्शन देखते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल, 10 की घात 3 जूल और 10 की घात 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये किलोवाट घंटा याद रख लेना, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक। काफी इंपोर्टेंट बात, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा उत्तक है? ऑप्शन देखते हैं, फेफड़ा, वृक्क, रक्त और अंडाशय। तो दोस्तों यहाँ रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। ठीक है, देखिए एक वो हड्डियां भी क्या होती है? उत्तक होती है। ठीक है, हड्डियां भी क्या होती है दोस्तों? उत्तक होती है। काफी इंपोर्टेंट बात है, टिश्यू होती है। जबकि फेफड़ा एक अंग है, वृक्क भी क्या है? एक अंग है। ठीक है, और अंडाशय भी क्या है? एक अंग है। ठीक है, अंडाशय कितनी होती है? ये मादा में पाए जाते हैं। और कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक है, फेफड़ा भी कितनी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, अरे फेफड़ा कितने होते हैं? एक जोड़ी। और वृक्क या किडनी भी कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, और नाक कितना होता है? एक ही होता है। आंखें कितनी होती है? एक जोड़ी। कान कितना होता है? एक जोड़ी। और बाकी का सबको पता ही है ना कि किसके कितने हैं। किसी के ज्यादा है नॉर्मल से, तो भाई वो अपवाद है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है मेरे जिगर के टुकड़ों। देखिए, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है, जल का, अग्नि का, पुष्पों का और ऊंचाई का। देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। जैसे मान लीजिए यह है गोलू, यह है मोलू। अगर गोलू को, हाँ जी, मोलू से डर लगता है देखते ही, तो वो फोबिया है। इसका मतलब है गोलू को फोबिया है किससे? मोलू से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, हाँ जी, जैसे आपको साइंस में डर लगता है, वो आपको साइंस का फोबिया है। ठीक है, तो एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो आपको याद रख लेना, अगर किसी व्यक्ति को पुष्पों का डर लगता है, ठीक है, और गुरुजी ये कैसी बात है? लगता है भाई, कईयों का माहौल खराब होता है। ठीक है, तो एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है पुष्पों का डर। ठीक है, तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे सी हो जाएगा। ठीक है, अरे जैसे जल का डर लगता है तो उसको बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज रोग में होता है ना, रेबीज रोग में जल का डर लगता है आदमी को, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जल का डर क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। काफी इंपोर्टेंट बात, काफी धमाकेदार वाली बात। अगर किसी व्यक्ति को आग का डर लगता है तो उसको बोला जाता है पाइरोफोबिया। अगर आग का डर लगता है तो दोस्तों क्या बोला जाता है? पाइरोफोबिया। अरे क्या बोला जाता है? पाइरोफोबिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई का डर लगता है तो उसको बोला जाता है एक्रोफोबिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्रोफोबिया। क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों? एक्रोफोबिया। अरे क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया। काफी इंपोर्टेंट बात। क्या बताया? जल का डर हाइड्रोफोबिया, अग्नि का डर पाइरोफोबिया, पुष्पों का डर एंथ्रोफोबिया और ऊंचाई का डर एक्रोफोबिया। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में, गुर्दे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं रे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सोल्यूबल विटामिन या चर्बी युक्त विटामिन। एक ही बात है, चर्बी युक्त विटामिन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो याद रख लेना, KEDA, कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा याद रखना है। कीड़ा किसमें घुलनशील? वसा में, KEDA। ठीक है, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। तो मैंने क्या बताया कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो चर्बी या वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से?
KEDA कीड़ा, और जल में घुलनशील B और C। बिस्लरी पानी की बोतल आती है ना, उससे याद रखना B और C, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, अरे बिस्लरी पानी की बोतल लेते हो तो उसमें पिज्जा वर्ग थोड़ी ना आता है, पानी आता है, तो जल में घुलनशील B और C, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो चर्बी में या वसा में घुलनशील विटामिन है, इन सब का संचय कहाँ होता है दोस्तों? यकृत के अंदर होता है। अरे कहाँ होता है? यकृत के अंदर। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर के अंदर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोको जच्चा के, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है, ठोको आंसर जच्चा के। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14, पर्सन संख्या 14 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। देखिए गोल्ड पार्टिकल है, ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रिनो, बोसोन, मेसोन और पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों आपको याद रखना है गोल्ड पार्टिकल किसे कहा जाता है? बोसोन को। किसको कहा जाता है? बोसोन को। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाले पर्सन है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, देखिए न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो याद रख लेना पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। मेसोन कणों की खोज किसने की? युकावा ने। मेसोन कणों की खोज किसने की? युकावा ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15, पर्सन संख्या 15 है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो देखिए फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? रे कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को फल शर्करा, ठीक है, फल शर्करा या इंग्लिश में बोला जाता है फ्रूट शुगर। अरे क्या बोला जाता है? फ्रूट शुगर, ठीक है। फलों के अंदर जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? फ्रक्टोज की वजह से, ठीक है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा बोला जाता है, मिल्क शुगर। क्या बोला जाता है? दुग्ध शर्करा, ये दूध के अंदर पाई जाती है। दूध में मीठापन का कारण लैक्टोज, फलों में इसको बोला जाता है फल शर्करा, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रूट शुगर बोला जाता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड शुगर। रक्त शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। माल्टोज को माल्ट शुगर बोला जाता है, ठीक है, बीजों के अंदर पाई जाती है, अंकुरित बीजों के अंदर कौन सी शर्करा? माल्टोज शर्करा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 37। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 36 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है कि इस बार आपका सिलेक्शन है नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, और साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। साइंस के अंदर आप सभी प्रश्नों को जचा के दबा के फोड़ें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठोक दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।